गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 7th क्लास हिस्ट्री, जिसमें हम हिस्ट्री का 3rd चैप्टर रीड आउट कर चुके थे और उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी कर चुके थे। आज हम इस चैप्टर के जो पाठगत प्रश्न उत्तर हैं, मीन्स जो हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, बुक के अंदर जो क्वेश्चन मौजूद होते हैं वो करेंगे, और उसके अलावा जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर। पहला जो प्रश्न है वो ये है, क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझने के लिए उपयुक्त होता है? कि जो न्याय चक्र है वो राजा और प्रजा का जो संबंध होता है उसको उससे अच्छा समझा जा सकता है। हाँ, मैं समझता हूँ कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझने के लिए उपयुक्त शब्द है। न्याय चक्र क्या है बेटा? न्याय प्रणाली, जो व्यवस्था होती है कि लोगों के साथ राजा किस तरह का व्यवहार कर रहा है और लोग उसको कितना मान रहे हैं। अगर आप किसी देश की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी देख रहे हो तो आपको उसी से पता चल जाएगा कि वहाँ के राजा, वहाँ की सरकार और वहाँ के लोगों के बीच में कैसा संबंध है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ उत्तर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ आना था प्रश्न। है तो ये प्रश्न लेकिन लिखा हुआ है उत्तर। कोई बात नहीं, आप इसको कट करेंगे और यहाँ लिख लोगे प्रश्न। ठीक है, प्रश्न। तो ये प्रश्न है कि मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के बारे में लिखा था उसने कि जो एक औरत है, औरत को सुल्तान नहीं होना चाहिए, इसके बारे में मतलब इसकी आलोचना करके थी, इसकी बुराई करके थी कि औरत को राजा नहीं बनना चाहिए, ये कहा था। कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए बनना इतना कठिन क्यों था? मतलब स्त्री के लिए एक शासक बनना, राजा मतलब सुल्तान बनना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों था? मिन्हाज के अनुसार ईश्वर ने जो आदर्श व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, मतलब पुरुषों के नीचे, मतलब पुरुषों के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। आगे क्या कहता है? आगे कहता है उसके अनुसार इसलिए रजिया जैसी स्त्री को शासन करने का अधिकार नहीं है। यह पूर्णतः ईश्वर के बनाए आदर्शों के विरुद्ध है। मैं समझता हूँ रजिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये विचार किसके थे भाई? ये विचार थे जो मिनाज था उसके। उस समय के पितृ प्रधान समाज के कारण, ये अब हमारे विचार हैं, उस समय के पितृ प्रधान के समाज के कारण पिता का पुत्र ही राजा होता था, इसलिए स्त्रियों के लिए शासक बनना बहुत कठिन काम था। देखो भाई, पहले जो था, आज भी देखो है, मैं ये नहीं कहता कि आज भी ये व्यवस्था ख़त्म हो गई। आज भी देखो बेटे को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है घरों में कंपैरिजन टू डॉटर, बेटियों के अलावा। अगर किसी घर में बेटियां हैं, मान लो किसी फादर के यहाँ कोई मतलब पेरेंट्स हैं, उनके पहला बच्चा डॉटर होगी, फिर वो सोचते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, फिर वो सोचते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट बच्चा होगा वो उम्मीद लगाते हैं कि हमारा अगला लड़का होना चाहिए। लेकिन जब वो भी लड़की हो जाती है, फिर वो आगे फैमिली प्लानिंग करके नेक्स्ट बच्चा चाहते हैं कि हमारा लड़का होना चाहिए, मतलब लड़के की उम्मीद लगाई जाती है हर बार। लेकिन आज अगर देखा जाए तो ना लड़का कम है ना लड़कियां कम है। लेकिन पुराने समय की अगर बात की जाए तो बेटा बहुत मुश्किल काम था कि एक औरत सुल्तान बन गई। ये बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ काम था, ये मैं आपको बता दूं तो बहुत ही मुश्किल काम था ना, इसलिए। और उस समय समाज कैसा होता था? पितृ प्रधान होता था, पिता को प्रधान माना जाता था। आपने 6th में पढ़ा होगा बेटा, जो हड़प्पा संस्कृति होती थी, हड़प्पा काल का जो समय होता था ना, उस काल में स्त्री और पुरुष दोनों बराबर होते थे। उसमें पितृपक्ष वाला कोई चक्कर नहीं था, ठीक है। माता को भी सर्वोपरि माना जाता था और पिता को भी, लेकिन यहाँ पिता को प्रधान माना जाता था। घर में चलती थी तो पिता की चलती थी, आगे समाज भी पुरुषों को ज़्यादा तवज्जो देता था। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि रजिया का सुल्तान बनना बहुत ही कठिन भरा काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमें ये जो आप क्वेश्चन है, ये आप ऊपर हेडिंग लिखी हुई ना, कई जगह देखते हो कि आपको प्रश्न नहीं लिखा होता, तो उस प्रश्न के लिए क्या लिखा जाता है? पाठ्य पुस्तक के क्रमांक डैश पर देखें। तो क्यों बेटा? क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, इसलिए उनको वहीं से देख लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखो उसमें समानता और असमानता पूछी गई है। समानताएं क्या हैं? प्रत्येक मस्जिद का एक बड़ा प्रवेश द्वार है। प्रत्येक मस्जिद का प्रवेश द्वार अहती में दोनों ओर फैला है, मतलब दोनों दिशाओं की तरफ फैला हुआ है। गुंबद प्रवेश द्वार और अहाते में बने हैं।
असमानताएं क्या हैं? चित्र 2 से 5 तक, मतलब उसमें बहुत सारे चित्र दिए गए थे ना, जो वो चित्र वाला रीडिंग के अंदर एक्सप्लेन किया था, तो उनके बारे में बताना उनमें क्या समानता और क्या असमानता है। तो समानता तो वो ऊपर वाली होगी। असमानताएं क्या थी? असमानता ये थी कि, वैसे आप चाहो तो इसको बेटा स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं रीड करवा देता हूँ, इसको मेमोराइज मत करना इस क्वेश्चन को, ठीक है, स्किप कर देना, सिर्फ रीडिंग देख लेते हैं अब, क्योंकि अब करने लग गए हैं। चित्र 2 से 5 तक प्रवेश द्वार के आसपास डिज़ाइन जटिल और उलझे हुए हैं, मतलब दोनों में अलग अलग सा डिज़ाइन है। चित्र 2, 3, 5 की केवल 3 मस्जिदों में प्रवेश द्वार के ऊपर छोटी खिड़कियाँ देखी जा सकती हैं, लेकिन चित्र 3 में ऐसी 3 खिड़कियाँ, जबकि 4 और 5 में प्रवेश द्वार के ऊपर केवल 1 खिड़की है। चित्र 5 में प्रवेश द्वार के ऊपर बने गुंबद को 4 दीवारी से बंद किया गया है, अन्य चित्रों में ऐसा नहीं है। तो ये अंतर हो गया बेटा, जो आपको मेमोराइज मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? देखो, जो उस समय सुल्तान होते थे, राजा होते थे, वो गुलामों को अपने बेटे से भी ज़्यादा मानते थे, उसको ज़्यादा तवज्जो देते थे, तो उस व्यक्ति को जिसको वो खरीद कर लाए हैं। ऐसा क्या था? सल्तनत काल के प्रारंभिक शासक गुलाम वंश के थे। मतलब अगर देखा जाए ना, सल्तनत काल जो सुल्तानों का राज था, वो शुरू भी गुलामों से ही हुआ था, गुलाम वंश से हुआ था। मोहम्मद गोरी का गुलाम जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने जो दिल्ली का पहला शासक बना। और कुतुबुद्दीन ऐबक भी क्या था? एक गुलाम था, ठीक है। और उसका जो गुलाम था, उसका भी फिर एक आगे गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश, फिर वो भी दिल्ली का सुल्तान बना। ये दोनों शासक काफ़ी योग्य और बुद्धिमान थे। देखो, कुतुबुद्दीन और ये इल्तुतमिश दोनों ही बुद्धिमान बताए जाते हैं अपने समय के अंदर। और कुतुबुद्दीन ऐबक को तो लख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, मतलब लख बख्श या कुछ ऐसे नाम से, क्योंकि ये मतलब दान वगैरह बहुत करता था, मतलब लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहता था, खासकर गरीब लोग, क्योंकि खुद ने गरीबी देखी भाई, खुद ने गुलामी सही है, तो वो तो इनकी मदद करेगा ही। नेक्स्ट इसमें कहता है, इसलिए बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। अब मान लो भाई किसी राजा का बेटा है, पागल है, बददिमाग है, बोलने की तमीज़ नहीं है, लेकिन उसी राजा का एक गुलाम है जिसको बोलने का बड़ा अच्छा सलीका है, वो मतलब लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझता है, लोगों को संभालना जानता है, शासन व्यवस्था के बारे में अच्छी जानकारी है, तो कौन अच्छा हुआ। इसीलिए इसमें कहा गया है कि बेटों से बढ़कर गुलाम ज़्यादा समझे जाते थे, ठीक है। इसलिए यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गुलाम अपनी योग्यता और बुद्धि से ही राजा या सुल्तान के दिल जीत पाते थे, इसलिए सुल्तान उन्हें बेटे से बढ़कर मानते थे। नेक्स्ट, आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की? बर्नी ने आलोचना की थी। देखो, कहता है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक था, वो क्या करता था? वो जो गरीब लोग होते थे, मतलब जिनको नीचा समझा जाता था, उनको भी ऊंचे ऊंचे पद दे देता था, अपने दरबार में जगह मिलती थी, उनको नौकरी वगैरह दे देता था। तो उसकी वजह से, उस काम की वजह से जो लेखक होता था एक बर्नी, उसने कुछ विचार लिखे उसके खिलाफ। तो उसका क्या कारण था? ये कहता है कि मतलब उसने क्यों आलोचना की? क्योंकि सुल्तान मोहम्मद तुगलक अभिजातों को नज़रअंदाज करके नीची जात वालों या अनुकीन लोगों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करता था। इसलिए बर्नी ने सुल्तान के, क्योंकि भाई इनके जैसे जो बर्नी जैसे या और जो अभिजात लोग होते थे, मतलब जो अमीर लोग होते थे, पैसे वाले, उनकी अनदेखी हो जाती थी, वो पीछे रह जाते थे, और गरीब लोगों को ये ऊंचे ऊंचे पद दे देता था, इसलिए। नेक्स्ट, सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए कि सरदार जो थे, मतलब जो सरदार, वो ये जो हम सिख वाले सरदार नहीं बेटा, यहाँ पर जो सरदार बताया गया वो है जो कबीले होते थे, जो ग्रुप होते थे, उसका जो हेड होता था उसकी, कि वो रक्षा व्यवस्था कैसे करता था। सरदार जो था वो चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहता था, और कभी कभी बांस के झुरमुटों में भी रहता था। दूसरा क्या है, बांस का जो झुरमुट होता था वो किले का काम करता था, और उसके अंदर लोग अपनी मवेशी पैदावार के साथ रहते थे, मतलब बाहर को बहुत सारी बड़ी सारी बाउंड्री बनाई जाती थी, किला बनाया जाता था, किलेबंदी कर दी जाती थी, उसके अंदर फिर सारे लोग अपने मवेशी पशुपालन खेती बाड़ी वो सब उसके अंदर होती थी। अंदर ज़रूरत का पानी भी उपलब्ध होता था। बांस आग से भी अप्रभावित रहता था, मतलब अच्छी क्वालिटी का बांस होता था ये, और आग में आसानी से जलता नहीं था, और कटने में बड़ा कठोर होता था, आसानी से काटा भी नहीं जा सकता था। इसलिए
रहने के लिए बहुत उपयुक्त और सुरक्षित घर होता था। तो ये राजा का सुरक्षा व्यवस्था सरदार की सुरक्षा व्यवस्था दिखाई गई कि किस तरह से सरदार अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन रखते थे। अब अभ्यास के प्रश्न उत्तर आ गए हैं बेटा। पहला प्रश्न, दिल्ली में पहले किसने राजधानी स्थापित की? तो दिल्ली में सबसे पहले जो थी तैमूर राजपूतों ने राजधानी स्थापित की। सबसे पहले राजधानी किसने बनाया इसको? तैमूर राजपूतों ने। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो उस समय जो प्रशासन की भाषा थी वो फारसी थी। क्यों? क्योंकि देखो भाई सुल्तान आ गए, सुल्तान मतलब फारसी शब्द हो गया, मुस्लिम लोग हैं ये तो फारसी भाषा जानते थे इसलिए फारसी यूज़ की गई। किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? कहते हैं कि किसके दौरान हुआ? एक तो अलाउद्दीन खिलजी और एक मोहम्मद तुगलक, इनके दौरान हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ भाई, प्रश्न नहीं है शायद। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन, हाँ ये वही क्वेश्चन बेटा यहाँ पर पूरा लिख रखा है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ, ये शासन फैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता इसकी एक पोइम भी है बेटा, मैंने पढ़ी थी, एक सेकंड क्लास की बुक है उसके अंदर पढ़ा था। इब्न बतूता पहन के जूता जा पहुँचे जापान में, कुछ ऐसा है। और तो मतलब उसके बारे में जिक्र किया है कि इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो ये इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका से भारत आया था। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? कि जो न्याय चक्र बना रखा था उसमें कहा गया था कि जो सैनिक हैं वो किसानों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो वो क्यों जरूरी था भाई? न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से ही सैनिकों का वेतन मिलता था। अब सिंपल सी बात है भाई, अगर किसानों का ध्यान नहीं रखेंगे तो किसानों के खेत में फसल अच्छी नहीं होगी तो वो टैक्स नहीं दे पाएंगे, और टैक्स मतलब राजस्व नहीं दे पाएंगे, और राजस्व नहीं दे पाएंगे तो भाई सेना का खर्चा कहाँ से चलेगा? सैनिक कहाँ से अपने बच्चों का पेट पालेंगे, अपना पेट पालेंगे? इसलिए तो भाई उनको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आजकल देखो, आजकल क्या हो रहा है? आजकल किसानों की अनदेखी की जा रही है। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले जैसे किसानों ने आंदोलन किया था, क्योंकि जो किसान होता है, खेती वाला वही जो होता है, उसके ऊपर इतना उसको वो खेती करता है इतनी मेहनत से, लेकिन उसको जब वो फसल बेचता है ना, उसको वो कीमत नहीं मिल पाती जो उसकी सही कीमत है, जितनी वो मेहनत करता है। इस वजह से आज वो बेचारा बड़े परेशान है। बहुत सारे किसान जो है बेटा आज के समय में आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी लगा लेते हैं, कर्जा इतना ज़्यादा हो जाता है उनके सिर पर। तो बहुत स्थिति जो है आज के समय में थोड़ी सी गंभीर हो गई है। अब वापस इसमें पढ़ते हैं टॉपिक में। मगर किसान की राजस्व तभी चुका सकते थे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। मतलब भाई किसान तभी टैक्स दे पाएगा ना जब वो खुश होगा, अच्छा होगा, उसकी फसल अच्छी होगी। ऐसा तभी हो सकता था जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। अगर राजा जो है, अब हमारी सरकार से मान के चलो भाई, अगर हमारी सरकार किसानों के लिए अच्छा सिस्टम बना देगी ना, तो अपने आप देश खुशहाल हो जाएगा, देश में तरक्की ज़्यादा होगी। ठीक है, और आगे लेकिन आजकल ये माना जाता है भाई, जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके यहाँ से बड़े बड़े कारखाने, इंडस्ट्रियल, इन लोगों से ज़्यादा टैक्स मिलता है सरकार को। तो इस वजह से वो उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब झुके होते हैं बजाय किसानों के। नेक्स्ट, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? देखो, जो सल्तनत होती थी उसकी भीतरी सीमा होती थी, एक बाहरी सीमा होती थी। भीतरी सीमा क्या है? सल्तनत की भीतरी सीमा से अभिप्राय उन क्षेत्रों से है जो गैरिसन शहरों के आसपास बसे होते थे। गैरिसन शहर जानते ही हो ना आप, कि जो सेना अपना डेरा लगा लेती थी, सेना जहाँ पर रहती थी, ठीक है, उसे, और उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते थे। मतलब गैरिसन शहर के आसपास का जो एरिया होता था वो भीतरी सीमा होती थी। बाहरी सीमा कौन सी होती थी? गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती, मतलब जो गैरिसन शहर होते थे उसके आसपास शहरों की बजाय उससे बहुत दूर, बहुत किलोमीटर दूर, हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर जो मतलब जगह होती थी उसको बाहरी सीमा माना जाता था। नेक्स्ट, मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए? आपके विचार से सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहते
चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे। मुक्ति एक इक्ते का प्रमुख होता था। इक्ते मतलब एक जगह का, एक स्थान का प्रमुख होता था जो राजस्व इकट्ठा करता था। इसको इक्तेदार भी कहा जाता था, आपको ध्यान हो तो। मुक्ति को इक्तेदार भी कहा जाता था। मुक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। पहला कदम ये था कि मुक्ति की नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं होगी। तो आपको कैसे याद करना है, आप पॉइंट बनाओ। पहला पॉइंट ये रहेगा, वंश परंपरा क्या रहेगा, वंश परंपरा न होना, कि मुक्ति जो होते थे वो वंश परंपरा के आधार पर नहीं चुने जाते थे। ये नहीं कि अगर आज मैं मुक्ति हूँ तो कल को मेरा बेटा भी मुक्ति बनेगा वहाँ का, ऐसा नहीं होता था। योग्यता के आधार पर अब उसकी लगन के आधार पे लोगों को चुना जाता था। मुक्ति को राज्य के कठोर नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ता था। जो भी नियम थे उसको कठोरता से पालन करना पड़ता था मुक्ति को। तो आप ये लिखोगे कठोरता से नियमों का पालन, ये पॉइंट बना लो तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, मुक्ति द्वारा लोगों से एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब। तो लिखोगे राजस्व की रकम का हिसाब किताब, राजस्व का हिसाब ये लिख सकते हो। फिर इसकी डिटेल लिख देना, मुक्ति द्वारा लोगों से एकत्रित किए गए मतलब लोगों से इकट्ठा किए गए राजस्व या टैक्स की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा जोखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। तो वो लेखा जोखा अधिकारी मतलब क्लर्क, वो क्या करते थे, मुक्ति से सारा पैसे का हिसाब ले लेते थे। भाई इतना टैक्स हर महीने इकट्ठा होता था, अब की बार कम क्यों हुआ, अब की बार ज़्यादा है तो वो कैसे है, सारी चीज़ें उसमें पूछताछ होती थी इस वजह से। नेक्स्ट, इस बात पर ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही, ये पॉइंट इसका यहाँ पर ये बनाओ, निर्धारित कर वसूलना, कि जो राज्य ने कर निर्धारित कर दिया, जो राजा ने कर बना रखा है, सिर्फ मुक्ति वही कर ले सकता था, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ये नहीं कि अपने रिश्तेदारों से कम ले लिया और जिनसे जो दूसरे लोगों उनसे ज़्यादा टैक्स ले लिया, ऐसा नहीं किया जाता था। ठीक है, अब इसके पीछे कारण बताना है कि सुल्तान ऐसा क्यों करता था। पहला कारण, मुक्तियों के ऊपर कठोर नियंत्रण होना। वो चाहता था कि कठोर नियंत्रण रहे। देखो भाई, अगर किसी के ऊपर रूल रेगुलेशन की वजह से लोग कंट्रोल में रहते हैं। अब क्लास में बच्चे आप बैठते हो, आपके ऊपर रूल रेगुलेशन है तभी आप कंट्रोल में बैठ पाते हो, वरना पूरा क्लास सिर पे चक लेते हो। ठीक है, और अगर रूल रेगुलेशन नहीं होंगे तो देश में अपराध भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो रूल रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है भाई। अब जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर भी तो रूल रेगुलेशन है, उनके ऊपर भी तो नियंत्रण रखा जाता है, ऐसे ही इनके ऊपर नियंत्रण रखा जाता था। दूसरा, मुक्तियों को कठोर निगरानी में रखना, ताकि उनको कठोर निगरानी में रखा जा सके, ताकि वो कोई हेरा फेरी ना करे, गड़बड़ ना करे। मुक्तियों की इक्ते में स्थायी नियुक्ति न करना, दूसरा कारण कि इनकी स्थायी नियुक्ति नहीं की जाएगी। स्थायी और ये सारे, इन सभी के पीछे मेन कारण एक बेटा आप सीधा ये भी लिख सकते हो कि मुक्ति किसी तरह की गड़बड़ न करे, राजस्व में गड़बड़ न करे, उसके मन में किसी तरह का लालच पैदा ना हो, वह ईमानदारी से अपना काम करता रहे, इसलिए उसको ऐसे नियमों का पालन करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रहेगा, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा, कि दिल्ली के ऊपर जो मंगोलों ने आक्रमण किया था उससे क्या हुआ। पहला कारण, सीधा मैं इसमें पॉइंट बताऊंगा बेटा। पहला, दिल्ली सल्तनत को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। अब उससे भाई मुकाबला करना है मंगोलों से, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, सेना तो अच्छी बनानी पड़ेगी। दूसरा, सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर की स्थापना करनी पड़ी। सीरी नाम से एक नया गैरिसन शहर बसाया गया सैनिकों के लिए। दूसरा, सैनिकों के वेतन और भोजन की व्यवस्था करने के लिए किसानों पर ज़्यादा कर लगाया गया। ठीक है, ये बोल सकते हो, या 50% कर लगाया गया। मोहम्मद तुगलक को अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दक्षिण में दौलताबाद ले जाना पड़ा। दूसरा, आर्थिक तंगी से बचने के लिए मोहम्मद तुगलक को तांबे के सिक्के चलाने पड़े, मतलब जो सस्ते तरह के सिक्के चलाने पड़े। दूसरा, सैनिकों को इक्ते या वेतन के रूप में भूमि के स्थान पर नगद वेतन दिया जाने लगा। पहले तो भाई जो सैनिक होते थे उनको ज़मीनें दे दी जाती थी। कोई सेना भाई अच्छा जीत के आती थी ना, तो उन सैनिकों को बड़ी ज़मीन दे दी जाती थी कि ले भाई तुझे यहाँ की ज़मीन दे दी, तुझे यहाँ की ज़मीन दे दी, और यहाँ का भाई टैक्स वगैरह अब तू इकट्ठा करेगा, कुछ थोड़ा बहुत हमें दे देना, बाकी तू अपना पेट पाल। ठीक है, ऐसे होता था। लेकिन अब भाई उससे ज़्यादा खर्चा बढ़ रहा था। उस खर्चे को बचाने के लिए फिर क्या किया, तनख्वाह कर दी कि भाई तू सेना में काम करेगा तो तुझे हर महीने इतनी तनख्वाह मिलेगी, वेतन मिलेगा, इस तरह से। तो ये सब चीज़ें, ये सब प्रभाव पड़े मुगलों के आक्रमण के, मंगोलों का। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है,
दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रज़िया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी, मतलब वो एक ही ऐसी महिला थी जो ऐसा था। ऐसा क्यों है? रज़िया सुल्तान 1236 में सिंहासन पर बैठी। रज़िया बहुत ही योग्य थी, लेकिन फिर भी उसके भाई उसे महिला होने के कारण शायद के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। शायद लिखा हुआ है यहाँ, सुल्तान आएगा बेटा, सुल्तान के रूप में मान्यता नहीं दे रहे थे, मतलब उसको मानते नहीं थे वो सुल्तान। दरबारी जन भी रज़िया के स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। मतलब दरबार के लोग भी, वो पढ़ा था ना हमने, जो मनियाज कुछ ऐसा नाम आया था, जो उसने उसकी आलोचना कर रखी है। तो ऐसे सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। इसको हटा दिया गया एक पंजाब के में, मुझे थोड़ा सा प्लेस अब मेरे माइंड से स्किप हो रहा, शायद बठिंडा था, पता नहीं, एक ऐसी जगह थी। वहाँ का एक मतलब उस समय में राजा होता था, उसने फिर उसके साथ इसकी मैरिज हुई थी। और ये एक दिन मतलब रास्ते से जा रहे थे, जो कैथल है ना, हमारा हरियाणा का एक शहर है कैथल, उसके कैथल के रास्ते से आ रहे थे ये, तो वहाँ कैथल के आसपास इसकी हत्या कर दी गई, रज़िया सुल्तान की। तो ये था बेटा इसमें। लेकिन वर्तमान समय में हमारे सामने, अब ये वर्तमान की बात बता रहा है, क्या वर्तमान में ऐसा है? आज जो है, आज महिलाएं नेता बन सकती हैं, देखो भले ही हैं थोड़ी कम, लेकिन बन सकती हैं ना। लेकिन वर्तमान समय में हमारे सामने ऐसी स्थिति नहीं है। आज विश्व में के कितने ही देशों में पद पर महिला विराजमान है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। आज उन्हें असहयोग और विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। आज भी कोई भी महिला इलेक्शन में खड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई विरोध नहीं करता, ठीक है, सब उसे मंजूरी दे देते हैं और जीतती भी। अभी देखो राष्ट्रपति भी रही हुई हैं, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही हुई हैं, राष्ट्रपति भी प्रतिभा पाटिल जी आई थी, जो हमारे देश की पहली राष्ट्रपति बनी थी, महिला राष्ट्रपति, ठीक है। अब ये फाइंड करके मुझे आप आंसर बताओगे कि वे कौन से नंबर पर राष्ट्रपति थी, ठीक है, कौन से नंबर वाली थी। और अब जो रामनाथ कोविंद है हमारे राष्ट्रपति, वो कौन से नंबर पे, मतलब इनका सीरियल नंबर बताना है हमें, ठीक है। जैसे पहला राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, ठीक है। अब ऐसे आपको बताना है सिर्फ इसके बारे में, एक तो प्रतिभा पाटिल और एक अब, इन दोनों के नंबर बताने हैं, ठीक है। और एक और बता देना, चलो, इन दोनों के बीच में एक राष्ट्रपति आया है, ठीक है, उस राष्ट्रपति का नाम भी बताना है। अब देखो थोड़ा सा हिंट दे दिया, मतलब अब जो रामनाथ कोविंद है, इससे पहले एक और राष्ट्रपति थे, उससे पहले प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है। तो ये आप जरूर करना बेटा। आज उन्हें कहीं पर भी महिला होने के कारण ऐसे हो गई। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवाना चाहते थे? अब क्यों कटवाना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? दिल्ली के सुल्तान जो कटवाना चाहते थे उसके पीछे कारण था। पहला कारण, जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए। जंगलों को क्यों काटा जा रहा था? ताकि खेती बाड़ी को बढ़ाया जा सके। दूसरा, गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थिति, भीतर और सीमाओं की स्थिति को मजबूत करना, मतलब जो गैरिसन शहर है उनकी भीतरी और बाहरी सीमा को बढ़ाना, उसको और ज़्यादा मजबूत करना। आज क्यों काटे जाते हैं पेड़ पौधे? आज जो काटे जाते हैं वन, वो इमारती लकड़ी प्राप्त करने के लिए, जो आप देखोगे ना पहाड़ी एरिया, वहाँ पर ज़्यादातर घर लकड़ी के बने होते हैं, तो उनको बनाने के लिए। दूसरा, कीमती लकड़ी की तस्करी करने के लिए, जो कीमती लकड़ी होती है बहुत चीज़ों में यूज़ होती है, फर्नीचर वगैरह में, उसके लिए। कृषि योग्य भूमि हासिल करने के लिए भी देखो आज भी वन काटे जा रहे हैं। नेक्स्ट, आवासों के निर्माण के लिए, खाली भूमि हासिल करने के लिए। आज देखो भी जनसंख्या बढ़ रही है, घर बनाने हैं, ज़मीन चाहिए, ज़मीन थोड़ी पड़ती जा रही है, तो जंगलों को साफ़ किया जा रहा है। नेक्स्ट, सड़क और रेल मार्ग बनाने के लिए भी बहुत सारे जंगलों को काटा जाता है। तो आज और पहले वाले में आप डिफरेंस देख भी सकते हो बेटा। तो ये था बेटा आपका 3rd चैप्टर, जो आज कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर ने आज बहुत ज़्यादा काम दे दिया, तो बेटा देखो सैटरडे है आज, कल संडे है, परसों मंडे है, 3 डेज़ हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छे से इसको मेमोराइज़ करो, ठीक है। और इसके साथ जो असाइनमेंट दी गई है उसको आप खुद ही सोल्व करेंगे, और अब की बार मेरे पास मत सेंड करना, ठीक है, उसको आप खुद देंगे, मतलब सोल्व कर लेना। पहले चैप्टर को अच्छे से तैयार करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेमोराइज करो, फिर आप मंडे को उसका सॉल्यूशन कर लेना। ट्यूसडे की जो क्लास होगी आपकी एसएस की, उसमें आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, आप अपने आंसर मैच कर लेना। देखो भी जब आप आंसर मैच करोगे, थोड़े बहुत अगर जो लिखे हुए आंसर होंगे ना, थोड़े डिटेल वाले, उसमें थोड़ी
अगर आपने बनाकर लिख दिया और मिलता जुलता है तो कोई बात नहीं होती, ठीक है, तो भी आपका आंसर ठीक रहेगा। लेकिन आपने जो पूछा गया है उससे बिल्कुल अलग लिख दिया तो आंसर गलत होते हैं। तो आप अब की बार खुद आगे से आप क्या करोगे, खुद आप चेक करोगे, ठीक है, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा उसमें से मैच करवा लिया करो, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।